नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद एनीवेयर, एनी टाइम, एनीवे, एनी हाउ न्यूज़ क्लिप का मन रहा। वो इसलिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा ही फिनोमिनल प्रोग्राम था H1B, उस पे एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी डिसीजन ले लिया है कि हर साल $1 लाख, लगभग लगभग अगर ये 90 का पकड़े तो 90 लाख, लगभग 1 करोड़ रुपया हो गया साल का। हर साल इस पे फीस लगा दी गई है। जो H1B, जो टेक्निकल वर्क वर्क परमिट प्रोग्राम भी माना जाता था, उसके लिए अब ये उनकी मांग हो गई है कि 1 करोड़ रुपया लगभग हर साल उस पे देना पड़ जाएगा। जो कंपनी वर्क परमिट H1B पर टेक्निकल जिसे माना जाता था यूएस में, अमेरिका में, उस पे बाहरी वर्कर्स को जॉब देगी, उसको 1 करोड़ रुपया यूएस की सरकार को देना पड़ जाएगा। ये आप देखिए, तो हम उसके बाद आगे उसको और डिस्कस उस पे चर्चा करेंगे। Let's go. Thank you, Mr. President. One of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States We to need work. workers. We need workers. We need great workers. And this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. तो ये जो है, इसमें देखिए, जो कंपनीज हैं ये उनकी यूएस की ही गवर्नमेंट की साइट है, इमिग्रेशन, यूएस सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की। अगर हम उसमें H1B एम्प्लॉयर का देखें तो सबसे बड़े एम्प्लॉयर जो हैं वो अमेजन, जो .com सर्विसेज की ही है, और दूसरे नंबर पे टाटा कंसल्टेंसी है। तो अगर वो 10,000 H1B एम्प्लॉय रखती है तो हर साल उसको 1 करोड़ रुपया मांगने, तो 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर हर साल उसको यूएस की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और टाटा कंसल्टेंसी अगर ये 5500 वीज़ा के वहाँ लोगों को लेके आती है तो 5500 करोड़ रुपया उसको देना पड़ेगा। जो माइक्रोसॉफ्ट है, बिल गेट्स की कंपनी रही, वो 5100 या 5200 है, तो 5200 करोड़ इसका हो गया। मेटा जो है वो मार्क जुकरबर्ग का रहा, जो फेसबुक वाले हैं उनका, तो 5100 करोड़ उसका हो गया। टिम कुक का एप्पल है तो 4200 करोड़ उसका हो गया। गूगल आ गया, तो उसमें सर्गी ब्रिन, लैरी पेज और सुंदर पिचाई वाली, तो उसको भी लगभग 4200 करोड़ रुपया देना पड़ जाएगा हर साल, साल दर साल, हर साल देना पड़ेगा, जितना भी ये उसको रखेंगे। कॉग्निसेंट है तो उसको 2500 करोड़ रुपया। अब ये फाइनेंशियल्स की आ गई, जो इनका JP मॉर्गन चेज है, ये बैंकिंग फाइनेंशियल की कंपनी है, तो 2400 करोड़ रुपया उसको देना पड़ जाएगा। वॉलमार्ट है, ये आपकी इसमें आ गई, जो सप्लाई चेन की आ गई, उसमें उनके गोडाउन्स हैं, उनसे हर छोटा सामान ये रखते हैं। तो दुकानदारी और जो डिस्ट्रीब्यूशन में, सप्लाई चेन में 2400 करोड़ उनका बन जाएगा। फिर एक अलग कंपनियां हैं, डिलॉयट आ गई, 2300 करोड़ उसका है। ऑरेकल देखिए, बड़ी डेटाबेस की बड़ी पुरानी कंपनी रही है, 2000 करोड़ उसका। इन्फोसिस इंडिया की रही, 2000 करोड़ उसको देना पड़ जाएगा हर साल।
कैप जेमिनाई 1800 करोड़, लार्सन एंड ट्यूब्रो की रही 1800 करोड़, HCL 1700 करोड़ रुपया देना पड़ जाएगा हर साल साल पे। इंटेल जो उनकी चिप बनाती कंपनी है उसको लगभग लगभग 1700 करोड़, IBM का 1600 करोड़, सिस्को देखिए 1500 करोड़, एक्सेंश्योर एक और कंसल्टिंग कंपनी सर्विसेज की कंपनी 1500 करोड़, विप्रो 1500 करोड़, एनवीडिया जो उनके चिप्स बनाती है देखिए 1400 करोड़ रुपया देना पड़ जाएगा उसको। अगर वो फॉरेन वर्कर्स इस हिसाब से जैसे 1400 H1B है तो हर एक H1B पे 1 करोड़ रुपया है लगभग लगभग। तो ये सब देखिए कॉग्निजेंट 1100 करोड़, ये आप चलते जाइए। सिटी बैंक है, बैंक के लिए है, लिंक्डइन की जई 750 करोड़ के आसपास हो गया। टेस्ला जो गाड़ियां बना रही है इलेक्ट्रिक 700 सवा 700 करोड़ उसका है। अमेरिकन एक्सप्रेस फिर आ गया जो इसकी भी कार्ड की कंपनी, क्रेडिट कार्ड और ये सब फाइनेंशियल्स कंपनी। फोर्ड गाड़ियों की कंपनी, ऊबर ये टैक्सी की कंपनी, सो ब्लूमबर्ग फाइनेंशियल्स की कंपनी। ये टिकटॉक 500 करोड़ तो उसी को देना पड़ जाएगा, है ना। माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज जो है उसको 370 करोड़ रुपया, जो ये मेमोरी चिप्स वगैरह बनाती है कंपनी। तो इस प्रकार से हर छोटी बड़ी कंपनी पे ये इस पे महंगा पड़ जाएगा अब इनको। ये या तो ये अपने वर्कर्स H1B सीधा अपने जो जिन कंट्रीज से आए हैं उनको भेज देंगे कि भाई वहीं से कर लो आप काम, इतना करोड़ों का यहाँ क्यों ले लोगे, उससे आधा पैकेज भी देंगे, वो एक तो कम में पड़ेंगे। तो इंडिया में वो पैकेज नहीं रहता, अगर 1 करोड़ रुपया वो उसको वहाँ दे रहे हैं तो कहेंगे भैया 60 लाख ले ले, 50 लाख तो इंडिया से ही काम कर ले, या जो चाइना से आया उसको चाइना में पैसा दे देंगे, जो वियतनाम से आया है, फिलीपीन से आया है उसको वहाँ पे पैसा दे दिया जाएगा, या मैक्सिको पे आ रहा है या किसी और लो कॉस्ट कंट्री से आ रहा है वहीं भेज देंगे, उसी से काम करवा लेंगे, थोड़ा ज़्यादा भी देंगे तब भी इनकी बात बन जाएगी। तो ये इस डिसीजन से क्या असर आएगा, एक दूरगामी असर रहेंगे, ये देखने वाली बात है। एक तो ये सीधा सीधा प्रभाव है। दूसरा देखिए ये स्टैटिस्टा का डाटा मैं देख रहा हूँ, ये देखिए कि जो अंडर ग्रेजुएट हैं जो वहाँ पे हमारे यहाँ बैचलर्स प्रोग्राम कहते हैं, तो जो अंडर ग्रेजुएट हैं वो देखिए 2.5 लाख के आसपास हैं अभी स्टूडेंट वहाँ। जब वो अंडर ग्रेजुएट पास आउट होते हैं उनको H1B का दिया जाता है, या मास्टर्स प्रोग्राम है उसके देखिए कितने हैं, 5 लाख हैं इस साल 2023-24 के 5 लाख लोग हैं जो ग्रेजुएट वहाँ से करेंगे। वीज़ा तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं है, 85,000 का वीज़ा उन्होंने दे रखा है एनुअली, 65,000, और शायद 20-25 हज़ार का वीज़ा, 20,000 का जो मास्टर्स करेंगे वहाँ से। तो 5 लाख लोग हैं वो कैसे वहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, यूनिवर्सिटियों से निकलेंगे, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, उन पे भी ये चैलेंज खूब बन जाएगा। तो इसका फ़ायदा बेसिकली जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 1990 में तो ये 65,000 वीज़ा दिया जाता था, और सन 2000 तक आते आते लेट 90s में इसको 1.25 लाख कर दिया, 1,15,000 के आसपास आ गया, और फिर इसको 2002-3 में 1,95,000 था, और फिर उसको कट बैक किया गया, तो ये वहीं पे पहुंचा दिया गया 65,000 के आसपास 2004 के बाद से। सो इस प्रकार से उनको लगता है कि इसको अब्यूज़ हुआ है, जो कि हुआ भी है। जो पहले बहुत हैंड्स ऑन टेक्निकल लोग वहाँ जाते थे, फिर उसमें कुछ छोटी कंपनियों के मिली भगत और पैसा देके जाना, थोड़ा कम स्किल के लोग भी चले जाना, इस प्रकार से कुछ और भी उन्होंने वहाँ पे पाया। और सबसे ज़्यादा तो डेमोग्राफी चेंज भी उनको महसूस हो रहा है कि भांति भांति के लोग वहाँ आ गए हैं। तो ये उनका इलेक्शन कैंपेन का भी मुद्दा रहा है, पर इसका असर बड़ा दूरगामी रहेगा। अब इस पे कितने विचार विमर्श उन्होंने किया ही होगा, और इसके साथ ही पैरेलल में उन्होंने अपने गोल्ड कार्ड लॉन्च कर दिए हैं, और ये अब किसी तरह से अमेरिका को क्लोज करना चाहते हैं, अमेरिकन सिटीजन्स को ही बेनिफिट देने के चक्कर में ये अमेरिका को क्लोज कर रहे हैं। तो उसमें अमेरिकन प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, जो जितने 90s के प्रोडक्ट्स मैच्योर हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स, सिस्को के राउटर्स, स्विचेस प्रोडक्ट्स बने हैं, ये इन्हीं वर्कर्स पे के कोलैबोरेशन से, कोलैबोरेटिव एफर्ट से बने हैं। एक साठ गांठ से साझा ये इनिशिएटिव रहा, तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कंपनीज ये उभर के आई हैं। ऊबर की सर्विसेज की कंपनी है, तरह तरह की सर्विसेज हैं जो अमेरिका के लोगों को दी जा रही हैं, उन पे इसका प्रभाव पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो कैसे कैचअप करेंगे और कैसे वो स्केल अप होगा, अब वो ये देखना है। और ये ट्रम्प साहब तो ऐसा है कि
इन्होंने एकदम से टैरिफ लगाया था, फिर विड्रॉ कर लिया था, और उस दौरान स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा अमेरिका की भयंकर रूप से गिरी थी और कैपिटलाइजेशन वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। तो ये अब्रप्ट डिसीजन जो आते हैं धनाधन, वैसे ही कट डाउन हुआ है, देखिए 1,95,000 से 85,000 तक तो वैसे ही कट डाउन था, आप और कट डाउन कर देते। एकदम अब्रप्ट डिसीजंस लेंगे तो फिर उसका क्या प्रभाव आएगा, उन्होंने विचारा होगा इसके ऊपर। और ये क्विक डिसीजंस ट्रम्प साहब लेते हैं, हायर भी फायर भी रहा उनका। तो अब वो बहुत पुराने इसमें सोशलाइट हैं और न्यूज़ चैनलों पे बहुत पुराने आ रहे हैं, और न्यूयॉर्क में रहने के साथ साथ ये पार्टिसिपेट पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं, बिजनेसमैन रहे हैं। इनके पुराने क्लिप्स हैं, बहुत पुराने क्लिप्स हैं, 20, 30, 40 साल पुराने हैं। तो उसमें ये लोग विचारक रहे हैं, अब किस प्रकार से ये अपनी पॉलिसी को मैच्योर करते हैं वो उन पे है। बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए लोगों के साथ उन्होंने कन्वेंसिंग की और वो चुन के आए हैं, ड्यूली इलेक्टेड हैं। तो उस हिसाब से वो ज़रूर उन्होंने विचार विमर्श किया होगा और उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स देखे होंगे। अब इस पे हमारे पे क्या असर आता है, हमारा भी एक बड़ा कंट्री है, और जो लोग सीधे तौर पे प्रभावित हैं वो तो कंपनियां जो करती थी, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ स्टूडेंट्स गए हैं, यूनिवर्सिटियाँ गई हैं, और जो यूनिवर्सिटियाँ जो एक ड्रीम दिखाया है, अमेरिकन ड्रीम यूनिवर्सिटियों ने दिखाया है, उस उस पे क्या असर है वो देखें। अब मुझे तो कोई ठीक लग नहीं रहा जो इस तरह से जो मार्केटिंग हुई है यूनिवर्सिटी कंपनियों की और अमेरिकन ड्रीम की, तो उसके रहते उस पे असर आएगा। यूनिवर्सिटीज़ भी ग्रो की हैं, वो इसी ड्रीम के रहते ही की थी, एक प्रॉमिस था, और वो प्रॉमिस थ्रू वर्कर परमिट्स और ये सभी के थ्रू फुलफिल होता था, पाथ टू सिटीजनशिप थी। अब जितनी इसकी कॉस्ट बढ़ा देंगे तो यूनिवर्सिटीज़ पे तो सीधा सीधा असर आएगा ही आएगा उनके पे, और जो स्टूडेंट्स गए हैं उन पे बहुत असर आएगा। उनको वीज़ा वहाँ नहीं मिलेगा और सैलरीज उस हिसाब से नहीं मिलेंगी जितना उन्होंने पेमेंट कर दी है यूनिवर्सिटीज़ को। तो ये तो सीधे सीधे इस तरह के प्रभाव हैं। और एक जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, इंडिया जितना बड़ा कंट्री है उसके पास तो बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, और वो प्रोडक्ट्स तो बन जाएंगे, कोई इतने बड़े हाई एंड प्रोडक्ट्स तो इंडिया भी बना लेगा। और इसमें कोई बहुत रिसोर्सेज हैं इंडिया के पास, और थोड़ा अगर अपने घर से काम करेंगे लोग, अपने शहरों से काम करेंगे, और जिस तरह से कनेक्टेड हैं, अब इंटरनेट बहुत स्पीड फास्ट हो गई इंटरनेट की। तो उसी भी आईटी कंपनी को जितनी स्पीड पहले जो 90s में थी, स्पीड नहीं थी। लेट 90s में 97 में मुश्किल से 128 kbps किसी किसी शहर में होती थी, तो काम करना बड़ा मुश्किल था। जितनी हाई स्पीड है रिमोटली काम हो सकता है। तो डेमोग्राफिक चेंजेस तो नहीं आएंगे, कॉस्ट अगर वो एम्प्लॉयज़ को अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में शिफ्ट कर देते हैं, वियतनाम वाले वियतनाम जाते हैं, फिलीपींस वाले फिलीपींस जाते हैं, और इंडिया वाले इंडिया आते हैं और इंडिया से काम करते हैं, तो कॉस्ट तो कंपनीज को बच जाएगी सीधी सीधी, और यहाँ से काम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में तो हाई स्पीड अब टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी बड़े आराम से 50 Mbps 100 Mbps तो आराम से पहुँच रही है, जिसमें आप वीडियो देखते हुए भी लोग काम कर सकते हैं और हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ से। तो वो चीज़ भी एक फिनोमिनल चेंज है जिसके रहते कंपनियों को कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। हो सकता है टेम्परेरीली इंडिया में कंपनीज ज़्यादा वर्कर्स को हायर करें और यहाँ पे हायरिंग ज़्यादा हो जाए, या ट्रांसफ़र यहाँ ज़्यादा हो एम्प्लॉयज़ की, और वो अमेरिका से निकाल कर यहाँ शिफ्ट करें एम्प्लॉयज़ को। तो ये भी एक सिनेरियो बनता है। इस प्रकार से कैसे मैच्योर होता है, और इंडिया तो पार्टनरशिप में रहा यूएस के साथ, कई दसियों से रहा इस खास तौर पर बिजनेस साइड पे। आईटी साइड पे तो पूरी पार्टनरशिप रही यूएस आईटी कंपनीज के साथ। उनके प्रोडक्ट्स को यूएस में ही नहीं, यूएस के बाहर के देशों में जाके सपोर्ट करना, उस पे काम करना, जैसे ओरेकल के डेटाबेस हो गए, उनके तरह तरह के नई न्यू रिलीजेज, सिंगल साइन ऑन के प्रोजेक्ट्स थे, Y2K का प्रोजेक्ट था। जगह जगह जाके इंडियन आईटी वर्कर्स ने उन चीज़ों को फैलाया और उनको बहुत मार्केट मिली, जिससे उनकी मार्केट बढ़ी इंडियन आईटी वर्कर्स के कारण। मेजरली इंडियन आईटी वर्कर्स थे, इंग्लिश स्पीकर थे, और वो जो है क्विक स्केल अप था, क्विक लर्निंग कर्व था, क्विक लर्निंग कर्व था इन इंग्लिश, इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, और उसके अंग्रेजी में बातचीत करके उनको चला देना, वहाँ पे सपोर्ट कर देना, चाहे वो मिडल ईस्ट के अमीर मुल्क हों, चाहे वो जापान जैसे मुल्क हों, या ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूरोप के मुल्क हों। सब जगह तो जहाँ पे भी अमेरिकन प्रोडक्ट लगे हैं और सर्विसेज पहुँची हैं, डिजिटल सर्विसेज इम्प्लीमेंट हुई हैं,
वो उसमें भी एक मेजर रोल रहा है, मेजर उसमें भागीदारी रही है अपने भारत के भारतीय नागरिकों की और भारतीय वर्कर्स की। तो इस प्रकार से अगर वो देखें कि एक तरफा है तो ऐसा नहीं है, इसका फायदा अमेरिका को ज़्यादा हुआ है और उसके वहाँ पे उनको वर्कर मिले हैं अपने औजारों पे, अपने टूल्स और प्रोडक्ट्स पे काम करने के लिए, सर्विसेज पे प्रोडक्ट्स पे काम करने के लिए। अब यही मोटे तौर पर मुझे इस टाइम पे सूझ रहा है जो मैं इसका विश्लेषण कर सकता हूँ। मैं भी H1B पे रहा हूँ 2001 में और लगभग 2 साल तक रहा हूँ, 2 साल से कुछ कम, और बाद में भी गया हूँ B1 वीज़ा पे भी मैंने वहाँ पे गया हूँ। इसमें मैंने अटलांटा में काम किया है, न्यू जर्सी में काम किया है और डेटन में रहा हूँ। रिलायंस वन कंपनी थी, न्यू जर्सी की कंपनी थी, ओरवाकॉम, उसके लिए मैंने वहाँ कार्य किया है। तो कुछ तो मुझे भी इसका नॉलेज है, इसीलिए मेरा उत्सुकता रही कि मैं इसको आपको सोच समझ कर इसके बारे में बताऊं। बस इससे ज़्यादा मेरे पास अभी कुछ है नहीं, विश्लेषण को जैसे बनेगा तो मैं बता पाऊंगा। सुनने के लिए धन्यवाद। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।